हेलो दोस्तों, आराध्या रहस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों परीक्षा नजदीक है। इसके लिए दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज है वो लेकर आया हूं और ये टॉप 7 मॉडल पेपर की ये टेस्ट सीरीज होगी। ये टेस्ट सीरीज आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज अपना इसमें पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। आपकी तैयारी कितनी है वो भी आपको दोस्तों इसमें पता लग जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फोल्डर मिलेगा, राजस्थान पुलिस एसआई टॉप 7 मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। आराध्या रहस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। बहुत शानदार सीरीज है दोस्तों, इस सीरीज का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। देखिए, एसआई में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी का, दूसरा पेपर है वो जीके का होगा। दोनों के अंदर 100 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और दोनों के मैं आपको 100 प्रश्नों के 7 मॉडल पेपर है वो करवाऊंगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न, मत्स्य संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, मत्स्य संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मत्स्य संघ का नाम के मुंशी द्वारा रखा गया था, बिल्कुल सही बात है। इस संघ की राजधानी अलवर बनाई गई थी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राज प्रमुख अलवर के शासक को बनाया गया, तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राज प्रमुख है वो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था, यहाँ पर ये गलत दे रखा है। बाकी देखिए, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये कथन है वो क्या है? गलत है। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग के सदस्यों की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर नीचे कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि इनमें से कौन कौन से सदस्य या कौन कौन से व्यक्ति हैं वो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग में थे। तो दोस्तों देखिए, अध्यक्ष तो थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, इनके अलावा 2 सदस्य और थे और वो 2 सदस्य थे दोस्तों ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली। ये 2 थे दोस्तों, यानी कि तीसरा और पांचवा, इसमें टोटल 3 ही व्यक्ति थे बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग में। ठीक है, जिसमें अध्यक्ष तो थे बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद और ये 2 सदस्य थे ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 5। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था 3 और 5, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भरतपुर प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वही अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है, बताना है कि भरतपुर प्रजामंडल के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसमें भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, 23 मई 1945 को पंडित सत्यदेव विद्यालंकार की अध्यक्षता में भरतपुर राज्य क्षेत्र सम्मेलन हुआ, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा देखिए दोस्तों इसमें है कि 11 जुलाई 1944 को भरतपुर राज्य में दमन विरोधी दिवस मनाया गया, तो यहाँ पर ये गलत है। दोस्तों गलत क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो भरतपुर राज्य में दमन विरोधी दिवस जो मनाया गया था वो 11 जुलाई 1945 को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी नंबर वाला ही ऑप्शन गलत है, बाकी इसमें पहला और दूसरा है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? अपने को क्या पूछा था? असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन केवल सी है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, देखिए, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किसके द्वारा राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया गया था? बताइए, राणा सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया था? ऑप्शन के अनुसार अपने को बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सहेलदी तंवर, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सहेलदी तंवर अंतिम समय में राणा सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ में मिल गया था, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, जयपुर प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों वही अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए ऐसा ही पेपर आएगा परीक्षा में,
अपने को कूट भाषा वाले प्रश्न है वो तैयार ज्यादा करने हैं, क्योंकि उसी हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी आपने देख लिया होगा दोस्तों, 4 प्रश्नों के अंदर 3 प्रश्न है वो कूट भाषा वाले थे, तो इसलिए टेस्ट आपको पूरा देना है बिल्कुल शांति से। प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं और अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है, सही कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 8 और 9 मई 1939 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर 1939 है वो गलत दे रखा है। दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है ये 8 और 9 मई को 1938 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो यहाँ पर 1939 दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रजामंडल का दूसरा वार्षिक अधिवेशन 25-26 मई 1940 को आयोजित किया गया, जिसके सभापति हीरालाल शास्त्री थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो प्रजामंडल का जो दूसरा वार्षिक अधिवेशन था ये 25 और 26 मई 1940 को जयपुर में आयोजित हुआ था दोस्तों ये। लेकिन यहाँ पर इसके सभापति है वो हीरालाल शास्त्री नहीं थे, इसके सभापति जमनालाल बजाज थे। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो क्या उत्तर हो जाएगा, न तो पहला सही है और न ही दूसरा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों वही अपने को बताना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो अपने को बताना है, ठीक है, कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बेंगू किसान आंदोलन की बात हो रही है, तो देखिए 1921 ईस्वी में मंडावरी नामक स्थान पर किसानों पर चलाई गई गोलियों से रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किसान शहीद हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कथन है, इसमें देखिए मंडावरी नामक स्थान पर किसानों पर गोलियां चलाई गई और गोलियों में यानी कि गोलियों से रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किसान है वो दोस्तों इसमें शहीद हो गए, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए गोलियां चलाई थी 1921 में मंडावरी नामक स्थान पर, किसान सम्मेलन हो रहा था, वहां पर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उसमें जो ये रूपाजी और कृपाजी धाकड़ है ये शहीद नहीं हुए थे। ये शहीद हुए थे दोस्तों 1923 में, जो गोविंदारा नामक एक स्थान है वहां पर एक सभा हुई थी और उस सभा में गोलियां चलाई गई थी, उसमें शहीद हुए थे दोस्तों रूपाजी और कृपाजी, ठीक है। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। और देखिए, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता करने के लिए मना कर दिया और किसानों पर अत्याचार किए, ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि समझौता करने के लिए मना कर दिया, किसानों पर अत्याचार किए, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर कि देखिए इसमें समझौता किया था और ठाकुर अनूप सिंह ने सभी मांगे भी मान ली थी, तो इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, न तो एक सही है और न ही 2। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान का वह कौन सा मुख्य सचिव है जो गुजरात के राज्यपाल बने तथा वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बताइए, राजस्थान का वह कौन सा मुख्य सचिव है जो गुजरात के राज्यपाल बने और वर्ष 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। तो दोस्तों उनका नाम था नरेश चंद्रा। क्या नाम था, नरेश चंद्रा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग है, ये 1963 में बना था हरिश्चंद्र माथुर समिति की अनुशंसा पर। और देखिए सचिवालय प्रक्रिया समिति है, ये 1971 में बनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति मोहन मुखर्जी समिति
1969 में बनी थी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। प्रशासन सुधार समिति बनोद समिति 1990 में बनी थी, ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो ये प्रशासन सुधार समिति या जिसको बनोद समिति कहते हैं, ये दोस्तों 1992-95 में बनी थी। ठीक है, तो 1990 है वो इसमें गलत दे रखा है, तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में देखिए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्य सचिव, और सूची सेकंड में राष्ट्रपति शासन क्रम दे रखा है। अब सभी को पता होगा कि दोस्तों राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, और उस दौरान मुख्य सचिव है वो कौन कौन रहे, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों श्री मोहन मुखर्जी है, श्री मोहन मुखर्जी है, ये दोस्तों दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान ये मुख्य सचिव है वो रहे थे। और श्री केपीयू मेनन है, श्री केपीयू मेनन है, ये दोस्तों पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान ये मुख्य सचिव रहे थे। और श्री गोपाल कृष्ण बनोत है, गोपाल कृष्ण बनोत, ये तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान ये मुख्य सचिव रहे थे। और श्री टीवी रमणन, ये दोस्तों चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान है वो रहे थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4-3-1-2, 4-3-1-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 4-3-1-2। देखिए ये तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो कर लेना, यहाँ पे 4-3-1-2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हाल ही में राजस्थान का 46वां दोस्तों मुख्य सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया, सचिव है ये, ठीक है, मुख्य सचिव है वो 46वां मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें वी श्रीनिवास को। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, वी श्रीनिवास को। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, गोगा जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो सही है। देखिए गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया था जिसका रंग नीला था, जिसका रंग है वो नीला था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में होती है, तो दोस्तों ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। गोगा जी की जो पूजा है वो भाला लिए योद्धा के रूप में होती है, सही बात है। आगे देखिए गोगा जी के भक्त डेरू वाद्य यंत्र के साथ थाली नृत्य करते हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों बाबू जी के जो भक्त हैं वो डेरू वाद्य यंत्र के साथ थाली नृत्य है वो करते हैं, गोगा जी के भक्त तो दोस्तों साकल नृत्य करते हैं, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। जवाहर पांड्या, बज्जू कोतवाल, चांदा नायक, सावंत राठौड़ गोगा जी के सहयोगी दोस्त थे, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये बाबू जी के सहयोगी दोस्त थे दोस्तों, ठीक है, गोगा जी के नहीं थे, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो सही कथनों का अपने को चयन करना था, तो यहाँ पर ए और बी दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म लोक देवता उपनाम की पहचान कीजिए, लोक देवता उपनाम की पहचान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देवनारायण जी, दोस्तों देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता के उपनाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये कथन है वो बिल्कुल सही है। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार के रूप में जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। गोगा जी को जहर पीर के उपनाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। रामदेव जी को काला और बाला के नाम से दोस्तों नहीं जाना जाता, तेजा जी को जाना जाता है, ठीक है, तेजा जी को जाना जाता है काला और बाला के देवता के रूप में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पहचान है वो गलत है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का दोस्तों अपने को यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मल्लीनाथ जी को ओरण वाले देवता के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों गलत हो जाएगा, मल्लीनाथ जी को नहीं तल्लीनाथ जी को, मल्लीनाथ जी को नहीं तल्लीनाथ जी को ओरण वाले देवता के नाम से जाना जाता है, तो अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए लोक देवता मेहाजी मांगलिया और बिग्गा जी गो रक्षार्थ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है।
तो यहाँ पर पहला कथन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें सही है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल बी सही है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल बी सही है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोक देवता तेजाजी के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। लोक देवता तेजाजी के संबंध में सत्य कथन की क्या करना है, पहचान करना है कि कौन सा सत्य कथन है। यहाँ पर देखिए, तेजाजी को सुरसरा गांव में सांप ने डसा था। तेजाजी को सुरसरा गांव में सांप ने डसा था। तो दोस्तों देखिए, सत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए, तेजाजी को जो सांप ने डसा था वो सेंदरिया गांव में डसा था, ठीक है, और उनकी जो मृत्यु है वो सुरसरा गांव में हुई थी। तो सांप डसा कहाँ था, सेंदरिया गांव में। तो यहाँ पर ये पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, तेजाजी को गरासिया जनजाति भी अपना आराध्य देव मानती है। तो दोस्तों देखिए, तेजाजी को गरासिया नहीं, सहरिया जनजाति अपना आराध्य देव है वो मानती है। तो यहाँ पर ये कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, तेजाजी का प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में होता है। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। कथन क्यों जाएगा, क्योंकि दोस्तों तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथ में तलवार लिए हुए अश्वारोही के रूप में होता है, यहाँ पे भाला लिए हुए नहीं। तो ये कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए, तेजाजी से संबंधित स्थल बांसी दुगारी बूंदी जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये कथन है वो सही है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोक देवता देवनारायण जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। लोक देवता देवनारायण जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने को वही बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोट भाषा में अपने को उत्तर बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए, देवनारायण जी के देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी 5 ईंटों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देवनारायण जी के देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी 5 ईंटों की पूजा की जाती है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर देवनारायण जी का देहांत देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ पर हुआ था। तो दोस्तों ये कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों देवनारायण जी का जो देहांत है वो देवमाली ब्यावर में हुआ था। देवमाली ब्यावर में इनका देहांत हुआ था। ये चित्तौड़गढ़ है वो दोस्तों यहाँ पर गलत दे रखा है। आगे देखिए, सी नंबर का ऑप्शन, इनके पुजारी भोपे विवाहित गुजर होते हैं। तो दोस्तों विवाहित नहीं, अविवाहित गुजर होते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही है, बी और सी है वो गलत है। और देखिए डी नंबर का, देवनारायण जी की पत्नी धार नरेश जयसिंह परमार की पुत्री थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और डी कथन है वो क्या है, सत्य है। ए और डी कथन क्या है, सत्य है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता की पहचान नीचे दिए गए कोट की सहायता से कीजिए। राजस्थान में सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता की पहचान नीचे दिए गए कोट की सहायता से अपने को क्या करना है, बताना है कि सांपों के देवता के रूप में कौन कौन से लोक देवता है वो पूजे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तेजाजी बिल्कुल पूजे जाते हैं, ठीक है। गोगा जी ये भी दोस्तों पूजे जाते हैं। पाबू जी तो दोस्तों ऊंट से संबंधित थे, तो यानी कि ऊंटों के देवता थे, तो ये नहीं। और इनके अलावा दोस्तों केसरिया जी ये भी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और कल्ला जी राठौड़ ये भी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बाबू जी को छोड़कर बाकी सारे के सारे हैं वो सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगर अपन कोट भाषा में बात करें तो दोस्तों देखिए, 1 3 4 5, 1 3 4 5 अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 1 3 4 5 यानी कि अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें चित्रकार और संबंधित चित्रशैली। निम्नलिखित का मिलान करें चित्रकार और संबंधित चित्रशैली। देखिए सूची फर्स्ट में चित्रकार है और सूची सेकंड में चित्रशैली है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो साहिब राम है, दोस्तों साहिब राम है, ये कौन सी चित्रशैली से संबंधित थे, तो दोस्तों ये जयपुर चित्रशैली से संबंधित थे। और घासीराम, दोस्तों घासीराम है ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित थे। शिवदास
दोस्तों शिवदास है ये मारवाड़ शैली से संबंधित थे, और मीर बख्श है ये उनियारा शैली से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए असंगत युग्म की पहचान करें। असंगत युग्म की पहचान करें। ग्रंथ और संबंधित शासक है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए दोस्तों असंगत युग्म की अपने को पहचान करना है। देखिए श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है ये तेज सिंह शासक से संबंधित है ये ग्रंथ, बिल्कुल सही बात है। और सुपार्श्वनाथ चरितम ये राणा मोकल से संबंधित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और कलीला दमन ये संग्राम सिंह द्वितीय से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। रागमाला चावंड महाराणा कुंभा ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों रागमाला का जो चित्रण है ये महाराणा अमर सिंह के समय चित्रकार नासिरुद्दीन द्वारा किया गया था, तो ये महाराणा कुंभा है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर इसकी जगह महाराणा यानी कि महाराणा कुंभा की जगह महाराणा अमर सिंह होता तो ये सही होता। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था, बताइए। दोस्तों वेवेल योजना है ये 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी, और दोस्तों इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लियाकत अली ने कहां पर क्रांति का नेतृत्व किया था, बताइए कहां पर क्रांति का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इलाहाबाद। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, अशोक के दंभ को निम्नलिखित में से किसने राजधर्म की संज्ञा दी। अशोक के दंभ को निम्नलिखित में से किसने राजधर्म की संज्ञा दी, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फ्लीट ने, ठीक है। अशोक के दंभ को किसने राजधर्म की संज्ञा दी, तो दोस्तों फ्लीट ने दी थी, फ्लीट ने, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सबने कईयों ने अलग अलग संज्ञा दी थी, जैसे कि फ्लीट ने दी थी राजधर्म की संज्ञा, सेनोट ने दी थी पूर्णतया बौद्ध की संज्ञा, ठीक है। और राधा कुमुद मुखर्जी थे, उन्होंने सभी धर्मों की साझी संपत्ति का तर्क दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लीट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य का संबंध फिरोज तुगलक से नहीं था, कौन से कार्य का संबंध फिरोज तुगलक से नहीं था, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की। दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की, ठीक है। ये दोस्तों फिरोज तुगलक ने नहीं की थी, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दीवान ए अमीर को ही विभाग की जो स्थापना है वो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, फिरोज तुगलक ने नहीं की थी। तो ये अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा, ये फिरोज तुगलक से संबंधित नहीं है। बाकी दीवान ए इस्तिहाक विभाग की स्थापना की, बिल्कुल सही है। दीवान ए इमारत विभाग की स्थापना की, किसने, फिरोज तुगलक ने, बिल्कुल सही है। दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एतमाद उद्दौला का मकबरा मुगल काल की पहली इमारत है जो पूर्णतया श्वेत संगमरमर से बनी हुई है। एतमाद उद्दौला का मकबरा मुगल काल की पहली इमारत है जो पूर्णतया श्वेत संगमरमर से बनी हुई है। तो दोस्तों ये कथन क्या है, ये कथन है वो सत्य है, क्या है, सत्य है। और देखिए फतेहपुर सीकरी स्थित तुर्की सुल्ताना के ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी स्थित तुर्की सुल्ताना के ब्राउन ने दोस्तों स्थापत्य कला का मोती कहा है, बिल्कुल सही बात है।
और देखिए यहाँ पे जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित महलों में सबसे बड़ा महल था, सबसे बड़ा महल था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए अकबर ने 1570 ईस्वी में इलाहाबाद के किले में जहांगीरी महल का निर्माण करवाया, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। देखिए अकबर ने जहांगीरी महल और अकबरी महल का जो निर्माण है वो दोस्तों आगरा में करवाया था। यहाँ पर इलाहाबाद दे रखा है जो कि इसमें गलत है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लाल लोम मृदा निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? लाल लोम मृदा है वो दोस्तों किन जिलों में पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पाई जाती है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? बताइए किस स्थान पर एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है रूपनगढ़ अजमेर, रूपनगढ़ अजमेर। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। देखिए राजस्थान में जो 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। नंबर 1 रानपुर कोटा में है, दूसरा बोरानाडा जोधपुर में है, तीसरा गंगानगर में है और चौथा अलवर में है। और यहाँ पर जो रूपनगढ़ अजमेर दे रखा है, इसमें दोस्तों ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है यहाँ पर, ठीक है, एग्रो फूड पार्क नहीं है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सीमेंट कारखाना और सूची सेकंड में अवस्थिति है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें बिनानी सीमेंट, बिनानी सीमेंट कहाँ पर है? तो दोस्तों बिनानी सीमेंट है ये पिंडवाड़ा सिरोही में। कहाँ पर है? पिंडवाड़ा सिरोही में। और वंडर सीमेंट का जो कारखाना है वो दोस्तों कहाँ पर है? वंडर सीमेंट का जो कारखाना है वो दोस्तों निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। और जेके लक्ष्मी सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ है? तो ये बनास सिरोही में है, ठीक है, बनास सिरोही में। और व्हाइट सीमेंट का कारखाना है वो गोठन नागौर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3-4-2-1। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लूणी नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। लूणी नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखिए बांडी नदी, मीठड़ी नदी, लीलड़ी नदी और सागी नदी ये दे रखा है। तो ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण क्रम में अपने को क्या करना है? जमाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा दोस्तों, सबसे पहले नदी मिलेगी वो मिलेगी लीलड़ी नदी, ठीक है, उसके बाद में मिलेगी दोस्तों बांडी नदी, ठीक है, उसके बाद में मिलेगी दोस्तों मीठड़ी नदी, फिर मिलेगी दोस्तों ये सागी नदी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3-1-2-4, 3-1-2-4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित चोटियों के सही अवरोही क्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित चोटियों के सही अवरोही क्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसमें सज्जनगढ़, गोरमजी, खोह और बरवाड़ा, सज्जनगढ़, गोरमजी, खोह और बरवाड़ा ये क्रम है वो दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में था, सज्जनगढ़ की ऊंचाई है वो दोस्तों 938 मीटर है, ठीक है, गोरमजी की जो ऊंचाई है वो 934 मीटर है, और खोह की ऊंचाई 920 मीटर है, और बरवाड़ा की जो ऊंचाई है वो 786 मीटर है। तो यहाँ पर इसमें ये क्रम बिल्कुल सही दे रखा है पहले से ही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1-2-3-4। 1-2-3-4 कौन से ऑप्शन में है? तो पहले नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें AW प्रकार की जो जलवायु है, AW प्रकार की जो जलवायु है ये
दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, तो ये झालावाड़ में पाई जाती है। और BSHW प्रकार की जो जलवायु है ये दोस्तों बाड़मेर में पाई जाती है। और BWHW प्रकार की जलवायु है ये दोस्तों गंगानगर में पाई जाती है। और CWG प्रकार की जलवायु है वो करौली में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3, यानी कि इसमें ये कर लेना 2 1 4 3। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 1972 में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ है वो औद्योगिक श्रेणी है और दूसरी तरफ है वो प्रतिनिधित्व जिला है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विशिष्ट श्रेणी में विशिष्ट श्रेणी जो औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है, इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है, ठीक है, वो है दोस्तों जयपुर। विशिष्ट श्रेणी के अंदर जयपुर आता है और ए श्रेणी के अंदर दोस्तों अलवर आता है और बी श्रेणी के अंदर अंदर नागौर आता है और सी श्रेणी के अंदर धौलपुर आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 4 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 1 2 यानी कि अपना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए राजस्थान राज्य द्वारा औद्योगिक नीति कब जारी की गई। राजस्थान राज्य द्वारा औद्योगिक नीति है वो कब जारी की गई, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 24 जून 1978 को। 24 जून 1978 को दोस्तों ये औद्योगिक नीति है वो जारी की गई। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 24 जून 1978 को 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए निम्नलिखित सीमेंट के कारखानों में से असत्य विकल्प का चयन करें। सीमेंट के कारखानों में असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें असत्य विकल्प का अपने को चयन करना है लाफार्ज इंडिया लिमिटेड। लाफार्ज इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है ये, तो दोस्तों ये भांवलिया चित्तौड़ में है। यहाँ पर तो मोडक दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, श्री सीमेंट लिमिटेड का जो कारखाना है वो ब्यावर में है, बिल्कुल सही है। और ग्रिसम सीमेंट लिमिटेड का जो कारखाना है वो कोटपुतली में है, ये भी बिल्कुल सही है। जयपुर उद्योग लिमिटेड का कारखाना सवाई माधोपुर में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए राजस्थान में स्थापित चीनी उद्योग मिल से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में स्थापित चीनी उद्योग या मिल से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड जो राज्य की निजी क्षेत्र में 1936 में स्थापित प्रथम शुगर मिल है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, राज्य की निजी क्षेत्र में 1936 में स्थापित। तो दोस्तों 1936 में स्थापित नहीं हुई थी, ये तो बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान में निजी क्षेत्र में स्थापित प्रथम थी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, लेकिन जो इसकी स्थापना है वो दोस्तों 1932 में हुई थी। ठीक है, तो ये कथन है वो क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर गंगानगर शुगर मिल द्वारा हेरिटेज लीकर का निर्माण भी किया गया। हेरिटेज लीकर का निर्माण भी किया गया, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। वर्ष 1937 में निजी क्षेत्र में स्थापित गंगानगर शुगर मिल्स वर्ष 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 2 और 3 कथन है वो क्या है, सत्य है। 2 और 3 कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सूती वस्त्र मिल है और सूची सेकंड में क्षेत्र या जिला दे रखा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि विजयनगर कॉटन मिल है वो कौन से जिले में है, तो दोस्तों ये है ब्यावर में। कहाँ पर है, ब्यावर में है। और शार्दुल टेक्सटाइल मिल है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये श्री गंगानगर में है। ठीक है, और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा में है। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल है ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये भवानी मंडी में। क्या है, भवानी मंडी में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 5 4 3। 2 5 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 5 4 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 5 4 3 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, मुख्य बाउंड्री भ्रंश किसको पृथक करता है? मुख्य बाउंड्री भ्रंश किसको पृथक करता है? तो ये पृथक करता है दोस्तों शिवालिक को निम्न हिमालय से, शिवालिक को निम्न हिमालय से। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ग्रेट बाउंड्री भ्रंश किसको पृथक करता है? देखिए ग्रेट बाउंड्री भ्रंश किसको पृथक करता है? तो ये विंध्यन को पूर्व विंध्यन से करता है, विंध्यन को पूर्व विंध्यन से करता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन का क्या करना है? चुनाव करना है। अब भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रबल होने की संभावना रहती है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रबल होने की संभावना रहती है। तो ये संभावना रहती है दोस्तों पीरू तट के निकट लानीना के कारण विकर्षण कारक विकसित होने से, पीरू तट के निकट लालीना के कारण विकर्षण कारक विकसित होने से। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य के लिए विशिष्ट है? एक सींग वाला गेंडा किस अभ्यारण्य के लिए विशिष्ट है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये काजीरंगा, काजीरंगा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा मैग्नीज का निक्षेप कोडुराइट सेल से जुड़ा हुआ है? भारत में निम्न में से कौन सा मैग्नीज का निक्षेप कोडुराइट सेल से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोरापुट का मैग्नीज अयस्क, कोरापुट का मैग्नीज अयस्क। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में असंगत है? सिक्किम के संबंध में असंगत कौन सा है? तो दोस्तों सिक्किम के संबंध में असंगत अपने को बताना है। तो देखिए यहाँ चोग्याल वंश का शासन था, बिल्कुल सही बात है। 35वें संशोधन 1974 द्वारा इसे सहायक राज्य बनाया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। 36वें संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, इसे अनुच्छेद 2 के तहत बिना किसी संशोधन से सीधे विलय किया गया, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 2A के तहत इसको भारत का अंग है वो बनाया गया था विशेष प्रावधानों के अनुसार, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से गठबंधन सरकार का गुण नहीं है? गठबंधन सरकार का कौन सा गुण नहीं है? तो दोस्तों देखिए संकीर्ण हितों का खतरा है, खंडित मतदाता क्षेत्र में स्थिरता है, नीतिगत नवाचार की संभावना है, राजनीतिक व्यवस्था में वृद्धि है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष एवं अन्य आयुक्त अपने पद पर बने रह सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नांकित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखिए लोकायुक्त को अनाम शिकायत की जा सकती है, लोकायुक्त को अनाम शिकायत की जा सकती है। तो दोस्तों ये गलत है, अनाम शिकायत की अनुमति नहीं है, कथन गलत हो जाएगा। किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई शुरू कर सकता है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या हो जाएगा, कोई कार्रवाई है वो शुरू नहीं कर सकता, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही कथन है वो दोस्तों क्या है, इसमें दोनों कथन है वो गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
देखिए 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कथन ए और बी दोनों गलत है। ठीक है। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, बिल्कुल सही बात है। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात। तीसरा देखिए पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 3 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए 3 नहीं 4 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। ठीक है, 3 यहाँ पर गलत दे रखा है। और देखिए इसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार रखता है, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग है वो जांच कर सकता है, लेकिन दोषी को दंड देने का अधिकार है वो उसको नहीं है। आगे देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ित को आर्थिक सहायता दे सकता है, तो दोस्तों पीड़ित को आर्थिक सहायता है वो दे सकता है, आर्थिक सहायता दे सकता है। ठीक है, लेकिन आयोग की सिफारिशों और सरकार के लिए दोस्तों ये बाध्य नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए नए वैसे अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, ये न ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता दे सकता है और न ही दंड दे सकता है। ठीक है, वैसे पर्सनली कर सकते हैं, बाकी आयोग नहीं कर सकता ये आर्थिक सहायता। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही गलत है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों ही गलत है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दोनों ही गलत है। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के नियंत्रक तथा मालेका परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा विस्तार से सर्वेक्षण विस्तार से करती है। भारत के नियंत्रक तथा मालेका परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की सर्वेक्षण विस्तार से करती है, बताइए कौन सी समिति करती है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लोक लेखा समिति। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं है? तो दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री है, राज्यों के मुख्यमंत्री है, योजना आयोग के सदस्य हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा समाधान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो बताइए कौन से अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 161 में निहित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की राज्य की विधानसभाओं और परिषदों के साथ साथ राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को राज्य की विधानसभाओं तथा विधानसभाओं और परिषदों के साथ राज्य विधानमंडल की किसी समिति में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है? तो वो है अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177, 4 नंबर ऑप्शन सही। 51 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की किस धारा के तहत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? राज्य महिला आयोग का गठन है वो दोस्तों किया गया धारा 3 के तहत, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नगर पालिका की अवधि के विषय में क्या सही है? बताइए नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक दोस्तों ये बनी रहेगी। ठीक है, ये ऐसा होता है परिणाम की घोषणा के बाद नहीं।
आगे देखिए, नगरपालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, बिल्कुल सही बात है। नगरपालिका की अवधि 5 वर्ष होती है, बिल्कुल सही बात है। यदि नगरपालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगरपालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। और देखिए, नगरपालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगरपालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, 2 वर्ष में अगर ऐसा किया गया है, ठीक है, तो शेष अवधि के लिए दोस्तों नगरपालिका बनेगी। तो यहाँ पर इसमें देखिए 1 और 5 तो इसमें गलत है, 2, 3, 4 है वो इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखिए प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? कौन सा भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो वो है दोस्तों तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रोलिंग योजना किस अवधि के लिए डिजाइन की गई थी? रोलिंग योजना किस अवधि के लिए डिजाइन की गई थी? तो ये योजना डिजाइन की गई थी दोस्तों 1978 से 80। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए भारत में योजना के उद्देश्य निम्नलिखित से प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर कुल व्यय सबसे अधिक था? तो कृषि पर कुल व्यय सबसे अधिक था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1952 में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही सुमेलित है? कौन सी पंचवर्षीय योजना सही सुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अपने को कूट भाषा में बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी क्या? तो दोस्तों गलत हो जाएगा, ये तीसरी नहीं दूसरी आधारित थी दोस्तों, पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित, तो ये अपना गलत हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना है ये दोस्तों गरीबी हटाओ मोरा से संबंधित थी। गरीबी हटाओ दोस्तों नारा से संबंधित थी। ठीक है, गरीबी हटाओ नारा से संबंधित। और 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये तेज और अधिक समावेशी विकास से संबंधित थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP शुरू किया गया दोस्तों, इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी है वो गलत है दोस्तों। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना नहीं 11 ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है बी और सी। तो इसमें क्या है, सही है बी और सी। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 60 नंबर का प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी दोस्तों हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र जैसे बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए शैक्षणिक कार्यक्रमों और रैंकिंग से संबंध में गलत मिलान का पता लगाइए। दोस्तों गलत मिलान का क्या करना है, पता लगाना है। यहाँ पर देखिए शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति शिक्षा मंत्रालय, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति है जिसको अपन बोलते हैं ASER। ठीक है, तो ये प्रथम NGO आएगा, इसकी जगह शिक्षा मंत्रालय की जगह प्रथम NGO आएगा। ठीक है, बाकी इसमें सारे के सारे सही है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
के अंतर्गत मिलने वाली सहायता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो दोस्तों अपने को क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 की सहायता दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त 12,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मनरेगा के तहत लाभार्थी को 90 दिन का रोजगार अधिकतम 18,000 रुपए प्राप्त करने का विकल्प होता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना में केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 90:10 है, तो ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें वित्तीय जो अनुपात है, ठीक है, वो 90:10 का नहीं है, इसमें 60:40 का है, 60:40 का है। तो यहाँ पर इसमें केवल 4 है वो असत्य है, केवल 4 असत्य है। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों गलत कौन सा है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाय स्टेट पुरस्कार, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाय स्टेट पुरस्कार, यहाँ पर ओटीएम मुंबई दे रखा है, जो इसमें गलत हो जाएगा। ये दोस्तों बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाय स्टेट पुरस्कार है, ठीक है। ये मिला था दोस्तों इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स को मिला था दोस्तों ये, ठीक है। ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, बाकी इसमें सारे सही है। आप पढ़ना चाहें तो क्लास को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में राजस्थान की उपलब्धियों के संदर्भ में सर्वाधिक वृद्धि अंकों में किस लक्ष्य में दर्ज की गई है। तो किस लक्ष्य में दर्ज की गई है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एसडीजी 1 गरीबी का अंत। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ध्वनि का तीखापन निर्भर करता है, ध्वनि का तीखापन निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, तो ये ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। 67 नंबर का प्रश्न है, विटामिन डी का कार्यात्मक रूप से सक्रिय रूप क्या है। विटामिन डी का कार्यात्मक रूप से सक्रिय रूप क्या है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है कैल्सिट्रायोल। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कैल्सिट्रायोल। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न कथन यह बताता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से उत्तक को प्रभावित करने के लिए उन्हें अवशोषित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न कथन यह बताता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से उत्तक को प्रभावित करने के लिए उन्हें अवशोषित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्रोथस का नियम। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्रोथस का नियम। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसके अलावा सभी एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के उपाय हैं। निम्न में से किसके अलावा सभी एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के उपाय हैं, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बिंदुक संक्रमण की रोकथाम। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में सर्वप्रथम कौन सी वैक्सीन प्रविष्ट की गई। भारत में सर्वप्रथम कौन सी वैक्सीन प्रविष्ट की गई, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बीसीजी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बीसीजी। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एंटीजन पेंटावेलेंट वैक्सीन में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों ये नहीं पाया जाता दोस्तों पोलियो वायरस। 4 नंबर का ऑप्शन सही। 72 नंबर का प्रश्न है, मानव दूध में उच्च सांद्रता में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है जो शिशु को वायरस, बैक्टीरिया और रोगजनकों से बचाता है। तो वो बचाता है दोस्तों आईजी, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए किस प्रकार के रेशे का स्रोत सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चोकर। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चोकर। 74 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, ऑक्सैलिक एसिड शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कैसे प्रभावित करता है।
तो कैसे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है, ये है कैल्शियम अवशोषण को रोकता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम अवशोषण को रोकता है। 75 नंबर का प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट सेवन करने की सलाह दी जाती है। तो ये सलाह दी जाती है दोस्तों सिरोसिस में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिरोसिस में। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विटामिन वारफेरिन नामक दवा से प्रभावित होता है, जो आमतौर पर हृदय रोग के इलाज में उपयोग की जाती है? कौन सा विटामिन वारफेरिन नामक दवा से प्रभावित होता है, जो आमतौर पर हृदय के इलाज में उपयोग की जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विटामिन के। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन के। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो दोस्तों वो है खून का थक्का बनाने में। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, खून का थक्का बनाने में। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से किसकी पर्याप्त मात्रा में कमी के कारण रतौंधी होता है, यानी कि रतौंधी रोग होता है, रात्रि में धुंधला दिखना? तो ये होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छड़े। ठीक है, छड़े इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। छड़ कोशिकाएं कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 79 नंबर प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2 दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन 20 अलग अलग एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, यदि एक महिला एक दिन में 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 ग्राम प्रोटीन और 50 ग्राम वसा युक्त भोजन का सेवन करती है, तो उसे उस भोजन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो उसे उस भोजन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों 1850 किलो कैलोरी। 1850 किलो कैलोरी 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दे रखा है और तर्क दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है तर्क। देखिए, क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं? क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं? तर्क देखिए, हाँ कुत्ते बहुत वफादार और प्यारे होते हैं, घर पर पालतू कुत्ते होने पर बहुत दोस्ताना माहौल बना रहता है। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। कुत्ते वफादार जरूरी नहीं होते, खतरनाक भी होते हैं। नहीं, यह सिर्फ मानवीय सोच है, अपितु कुत्तों को मानवीय हस्तक्षेप रहित जीवन जीने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, न तो 1 मजबूत है और न ही 2। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कोई धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 440 है, जबकि उसी दर पर उतने समय के चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ब्याज दर 10% हो तो। ठीक है, साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना है? 440। ठीक है, और 10% ब्याज दर है, तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो सूत्र क्या बनेगा इसमें? चक्रवर्ती ब्याज बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज इंटू दर बटे 200। तो 440 इंटू 10 बटे 200। ठीक है, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भाई 0 से 0 ये कट गया, 0 से 0 ये कट गया, इस 0 से ये 0 ये कट गया, 44 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 22। अब 440 में 22 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 462। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर प्रश्न है, यदि P Q से 10% कम है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सीधा सा हो जाएगा, मान लीजिए P है वो कितना है? 100 है। तो दोस्तों Q बराबर क्या होगा? तो दोस्तों Q बराबर होगा 100 इंटू 90 बटे 100। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 90 आ जाएगा। अंतर कितने का है दोनों में? 10 का। ठीक है, यानी कि 10% कम है
तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 10/90 इंटू 100। इसको काट लीजिए, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 11 सही 1/9%, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 1 सही 1/3 ब्रैकेट में है, 1 माइनस 1/4 ब्रैकेट में, 1 माइनस 1/5 ब्रैकेट में, ऐसे 100 तक का सरलीकृत मान है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका 100 का सरलीकृत मान है वो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 माइनस 1, यानी कि इसको अपन ये लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। और इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 को अपन लिख सकते हैं 4 एकम 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3/4। इसको अपन 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू आगे अपन लिख सकते हैं दोस्तों इसको 4/5 लिख सकते हैं। सरलीकृत रूप कर लेंगे दोस्तों सबसे पहले तो इनका, ठीक है। अब सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इनका सभी का टोटल होगा। तो दोस्तों टोटल कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2/100, 2/100, यानी कि 1/50 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्न बंटन का समांतर माध्य है। तो x और f दे रखा है, तो दोस्तों x और f दे रखा है, और fx अपने को क्या करना है? निकालना है। तो 19 इंटू 13 कितना है? 247, ठीक है। और 21 इंटू 15 तो ये है दोस्तों 315, ठीक है। और 23 इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 368 आ जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 18 मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 450 आ जाएगा, ठीक है। 27 इंटू 16 ये करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 432 आ जाएगा। 29 इंटू 15 ये करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो ये 435 आ जाएगा। और 31 इंटू 13 तो ये करोगे तो दोस्तों 403 आ जाएगा, ठीक है। बस इनको जोड़ लीजिए, इनको सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2650। और ये जो एफ है, एफ का टोटल करोगे तो ये एफ का टोटल आ जाएगा 106, यानी कि 2650 बटे 106। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनुक्रम 132, 129, 124, 117, 106, 93 एक्स में एक्स है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 132 में से 129 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों यहाँ पर -3 बचे। 129 और 124 में इसमें -5 बचे, इसमें इसमें बचे दोस्तों -7। तो ऐसे आप चलोगे तो दोस्तों लास्ट में -17 आएंगे, ठीक है। और 93 में से 17 गए तो कितने बचे? 76। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यदि बीजेपी है, डीएमके, तो आरएसएस होगा बीजेपी। तो यहाँ पे क्या लिखा? बीजेपी को डीएमके, ठीक है। और आरएसएस इसको अपन दोस्तों क्या लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे बी में 2 प्लस किया तो डी आ गया, जे में 3 प्लस किया तो एम आ गया, ठीक है। और पी में 5 माइनस किया तो क्या आ गया? यानी कि +2 +3 और +5, सॉरी -5, ठीक है। ये बस यही लगेगा। आर में दो प्लस करे तो क्या आ गया? टी। एस में 3 प्लस करे तो वी आ गया, और एस में -5 किए तो एन आ गया। तो टी वी एन इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन से। 88 नंबर का प्रश्न है, ए बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो टी माइनस एस इंटू बी माइनस एम के लिए कौन कथन है वो असत्य है? कौन कथन है वो असत्य है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इसमें एस बी की बहन है, ठीक है। एस बी की बहन है, ये कथन गलत है, बाकी इसमें सारे के सारे सही है। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, अरोड़ा दंपति के विनीत तथा
मयंक नाम के दो पुत्र व उमा नाम की पुत्री है। तीनों में उमा सबसे बड़ी है, जिसकी शादी नितेश से हुई है। पिंटू इनका पुत्र है। विनीत की शादी खत्री परिवार की लकड़ी से हुई है, सॉरी लड़की से हुई है, जिसका नाम रेखा है। जिसकी पिंकी और डोली दो पुत्रियां हैं। पिंटू का मयंक से क्या रिश्ता है? मैं आपको बता देता हूँ, आप रिश्ता निकाल लेना दोस्तों। मामा का रिश्ता होगा इसमें, एक नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ वर्ग वकीलों को दर्शाता है। त्रिभुज साइकिल चालकों को दर्शाता है। वर्त पुरुषों को दर्शाता है। आयत स्नातकों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह है पुरुषों को दर्शाता है? जो साइकिल चालक नहीं है, जो साइकिल चालक है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बी, सी और डी, ये क्या है? ये साइकिल चालक नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में पंचायती राज में वार्ड निर्धारण के नए फॉर्मूले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में पंचायती राज के वार्ड निर्धारण के फॉर्मूले यानी कि नए फॉर्मूले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायत 3000 की आबादी पर 7 वार्ड बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक अतिरिक्त 1000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड बढ़ाए जाएंगे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। जिला परिषदों में 4 लाख की आबादी पर 15 वार्ड तय किए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 4 लाख की आबादी पर 15 नहीं 17 वार्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन है वो गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर का 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 23 दिसंबर 2025 को संशोधित चुनाव व्यय सीमा के बारे में जो गलत कथन है वो कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 23 दिसंबर 2025 को संशोधित चुनाव व्यय सीमा के बारे में गलत युग्म कौन सा है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नगर निगम चुनाव में दोस्तों 3.50 लाख 3.50 लाख है, ठीक है। जिला परिषद सदस्य में दोस्तों 3 लाख। सरपंच में दोस्तों यहाँ पे 50,000 दे रखा है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों चुनाव व्यय की जो संशोधित सीमा वो 1 लाख कर दी गई है सरपंच के लिए, और पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही। 93 नंबर का प्रश्न है, हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है राजस्थान को एक मेडिकल वैल्यू ट्रेवल गंतव्य बनाना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 के अनुसार किशोरों 14 से 18 वर्ष के लिए कार्य की अधिकतम दैनिक अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? तो वो 3 घंटे निर्धारित की गई है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें असत्य कथन दोस्तों देखिए एक ही है, ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये पहला राज्य है दोस्तों राजस्थान, दूसरा नहीं। बाकी इसमें सारे सही है। 96 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 के तहत 10 करोड़ रुपए से अधिक के हरित निवेश पर अधिकतम कितने मूल्य के वाउचर प्रदान किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 2.50 करोड़ रुपए के। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आउट बाउंड पोर्टेबिलिटी सुविधा के बारे में सत्य कथन चुनिए। तो दोस्तों सत्य कथन है वो चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में इलाज संभव होगा। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या है? इसमें सत्य कथन है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत सिटी एक्सीलेटर प्रोग्राम में राजस्थान के किन 4 शहरों का चयन किया गया? तो किन 4 शहरों का चयन किया गया? तो दोस्तों जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
99 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के अनुसार 33 नंबर को कितने समय तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है? तो दोस्तों वो है 2 वर्ष तक। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 वर्ष तक। आगे देखिए यहाँ पर है, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 के मुख्य प्रावधानों में शामिल नहीं है। तो मुख्य प्रावधानों में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों वो है निजी क्षेत्र के लिए डेटा सुरक्षा नियमों में पूर्ण शिथिलता। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान पुलिस एसआई का जो मॉडल पेपर है वो करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में आपको जरूर बताना है, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।